इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। सोलह मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को आज़ादी के ऐलान से गुरेज का मशवरा दिया है, जबकि दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ जंग बंदी पाकिस्तान के कहने पर की गई और अगर ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल कर दे तो ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो सकता है। ये किसी कब्जे या टेकओवर की बात नहीं। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये जगह जिसे लोग मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद हो जाए। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत सख्त रद्द अमल दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर आबनाए हुर्मुज़ के मामले में झूठा आलमी बयानिया बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। उधर अमेरिकी सदर के दौरे चीन के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के भी चीन जाने की इतलात हैं, जहां क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक जामे शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नए आलमी ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है? और भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में दिफाई ताउन, तिजारत और अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हुए हैं। ये ताल्लुकात सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि खित्ते में नई सियासी सफबंदियों का इशारा भी समझे जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन इस ऐलान के बावजूद लेबनान में इसराइली हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। There is nothing. This was all a shelter for the displaced. There was nothing but children, women, elderly, that's it. दूसरी जानिब गजा में ताज़ा कार्रवाई के दौरान इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के एक अहम कमांडर की हलाकत का दावा किया है और यूं मशरक़ वस्ता में अमन की कोशिशें एक बार फिर बारूद के साए में आती दिखाई दे रही हैं। आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि तवानाई के शोबे में ताकतवर होना किसी मुल्क के सियासी असरो रसूख को कैसे बढ़ाता है और क्यों तेल, गैस और बिजली अब सिर्फ वसाइल नहीं बल्कि सिफारती हथियार भी समझे जाते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं कि एनर्जी को जंग और तनाज़ात में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद दुश्मन की मईशत को नुकसान पहुंचाना और उनकी जंग लड़ने की सलाहियत को कम करना है। पाकिस्तान के शहर क्वेटा के कस्टम्स गोदाम में खौफनाक आतिश ज़दगी से बड़े पैमाने पर नुकसान। मुतासरीन का कहना है कि इतना नुकसान तो ईरान जंग में भी नहीं हुआ था। सवाल ये है कि आखिर इस तबाही की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और फिर एक दिलचस्प मगर गैर मामूली कहानी, क्या आपने कभी पानी पर जिंदगी गुजारने के बारे में सोचा है? जानेंगे कि एक डच सेलर साना बास्ट ने अपना सब कुछ बेचकर शौहर के साथ कश्ती पर दुनिया की सैर का फैसला क्यों किया। जब मैं खुले समंदर में होती हूँ और हम कश्ती रानी या सेलिंग कर रहे होते हैं तो मुझे आज़ादी का एहसास होता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ क्योंकि हमेशा नई चीज़ों का पता चलता है, जैसे लहरों में पैटर्न और सेलिंग के नए ट्रिक्स और समंदर में नए जानवर। सेहत के हवाले से भी एक अहम रिपोर्ट शामिल होगी कि खरबूजे के ऊपर पानी पीना और तरबूज खाली पेट खाने से जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं और माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। खरबूजे के ऊपर पानी नहीं पिए वरना डायरिया हो जाएगा। इतना लाल तरबूज, यकीनन इंजेक्शन लगा के सुर्ख किया होगा। और प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान का नया फतेह 3 मिसाइल भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का मौसर जवाब बन सकता है। इसके अलावा मजीद खबरें, तजज़िये और अहम आलमी पेशरफ्तें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के दौरे के इख्तिताम पर ताइवान, ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम बयान देते हुए कहा है कि अमरीका ताइवान की आज़ादी के मामले पर किसी कशीदगी का ख्वाह नहीं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है और वो नहीं चाहते कि कोई फरीक ताइवान की बाज़ाबिता आज़ादी की बात करे। उनके मुताबिक अमरीकी मौक़िफ़ अब भी वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक है, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग इस मामले पर बहुत मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो चीन के साथ तसादुम नहीं चाहते और उनके ख्याल में शी जिनपिंग भी जंग नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हमें जंग लड़ने के लिए हज़ारों मील सफ़र करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मामलात ठंडे रहें और चीन भी तहम्मुल का मुजाहरा करे। And it's not a takeover. They just don't want to see this. ये किसी कब्जे या टेकओवर की बात नहीं। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये जगह जिसे लोग मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद हो जाए। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत सख्त रद्द अमल दे सकते हैं, फिर इन्हें भी सख्त जवाब मिलेगा और हालात खराब हो जाएंगे। हमने गुज़िश्ता रात इसी मसले पर पूरी रात बात की। मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे ताइवान के बारे में तकरीबन किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा मालूमात हैं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा इसी मौजू पर था। जब से मैं सदर शी जिनपिंग को जानता हूं, यानी तकरीबन 11 या 12 साल से, तब से ताइवान उनके लिए सबसे अहम मसला रहा है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं मौजूद हूं चीन कोई कदम उठाएगा, लेकिन मेरे बाद शायद वो कुछ कर सकते हैं। अगर मैं ईमानदारी से कहूं, अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शायद कुछ ना हो, लेकिन इस वक्त वहां ऐसी क़यादत मौजूद है जो आज़ादी चाहती है, और ये एक ख़तरनाक बात है। जब आप आज़ादी का ऐलान करते हैं तो दरअसल अब जंग के खतरे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि सूरत हाल जैसे है वैसे ही बरकरार रहे। और एक बात मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं चाहूंगा कि ताइवान में चिप्स बनाने वाली तमाम कंपनियां अमेरिका मुंतकिल हो जाए। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि ये एक निहायत हसास सूरत हाल है। जैसा कि अब जानते हैं, ताइवान की कई बड़ी कंपनियां पहले ही अमेरिका आ रही हैं। I think all of those chip companies, if they're smart, they're going to start heading to Arizona and the places where they're building. That's going to solve your problem. वाशिंगटन वापसी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि उनकी शी जिनपिंग से ताइवान पर तफसीली बातचीत हुई है, ताहम उन्होंने इस पर बात करने से गुरेज किया कि आया अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए मुदाखलत करेगा या नहीं। दूसरी जानब चीन ने एक बार फिर खबरदार किया है कि ताइवान का मामला दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सबसे हसास मसला है। जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद क्या ताइवान के अवाम खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करें या कम, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तसर जवाब दिया, गैर जानिबदार। Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi? Neutral. उधर एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 20 बरस के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ कबूल करने पर तैयार हैं, अगरचे माजी में वो ईरान से जौहरी सरगर्मियों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल काफ़ी हैं, मगर इसकी हकीकी ज़मानत होनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक ईरान की हालिया तजावीज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं और यूरेनियम अफजूदगी से मुतल्लिक यकीन दहानियाँ इत्मीनान बख्श नहीं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ईरान के साथ जंग बंदी दरअसल पाकिस्तान की दरख्वास्त पर की गई और अमेरिका ने ये कदम पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर उठाया। Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, who are terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. But no, I mean, President Xi and I agree on many things, and we agree very much on trade. We're going to be doing a lot of trading. सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को शानदार लो करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए ये कदम उठाया, जबकि उनके मुताबिक चीन और अमेरिका दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जा सकते। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक एक मजवज़ा करारदाद के ज़रिए अपनी कार्रवाइयों के लिए वसी आलमी हिमायत का झूठा तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी मिशन ने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन अपने इत्तेहादी ममालिक के नाम इस्तेमाल करके खित्ते में मजीद फौजी कशीदगी की राह हमवार करना चाहता है। ईरान ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने किसी नई कशीदगी को
को जन्म दिया तो करारदाद के शरीक मुमालिक भी इसके नताइज के जिम्मेदार होंगे। ये रद्द-ए-अमल उस अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद तैयार की है। अमेरिका ने ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी को खतरे में डालने और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने की कोशिशों का इल्ज़ाम भी लगाया था। ताहम तेहरान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खित्ते में अदम इस्तेकाम की असल जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होती है। ईरान का कहना है कि वो ओमान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और आज़ाद बहरी आमदोरफ्त के लिए कवायद और ज़वाबित पर बातचीत कर रहा है। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मंगल को चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बातचीत के लिए 19 मई को 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर पुतिन का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में बीजिंग का दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। क्रेमलिन के बयान के मुताबिक पुतिन अपने चीनी हमनसब शी जिनपिंग के साथ मास्को और बीजिंग के दरमियान जामे शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू करेंगे। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमा अहम बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे और मुज़ाकरात के इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी करेंगे। दौरे के दौरान सदर पुतिन चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात करेंगे जिसमें वो इक्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत करेंगे। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है और मगरबी पाबंदियों के बाद मास्को का अहम इक्तिसादी शराकतदार बनकर सामने आया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान इंडिया और यूएई ने दिफाई, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने के लिए अहम मुआहदे किए हैं। जुमे को अबू धाबी में सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क पर साइन किए जिसके तहत जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फौजी तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, बहरी सलामती और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। इंडियन वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मगरबी एशिया में अमन और इस्तेकाम के लिए ताउन की पेशकश करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की मजम्मत की और आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की महफूज और बिला रुकावट गुजरगाह को आलमी तवानाई और खुराक की सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। दौरे के दौरान न सिर्फ दिफाई ताउन पर इत्तफाक हुआ बल्कि तवानाई और सरमायाकारी के बड़े मुआहदे भी सामने आए जिनमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर की तोसी, LNG और LPG की तवील मुद्दती फराहमी है और खाम तेल की सप्लाई को मुस्तहकम बनाने के इक़दामात भी शामिल हैं। दोनों ममालिक ने $5 अरब की सरमायाकारी के मंसूबों का भी खैर मकदम किया जबकि UAE को इंडिया के बुनियादी ढांचे और मालियाती शोबे में अहम सरमायाकारी का मौका मिला है। मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के बाद नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के दौरे पर पहुंचे जहां उनका दी हेग और एम्स्टरडैम में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के दारुल हुकूमत दी हेग में हिंदुस्तानी तारकीन वतन कम्युनिटी से खिताब भी किया और इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तानी बिरादरी का जोश देकर कहा कि कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं नीदरलैंड में हूँ। ऐसे लग रहा है कि हिंदुस्तान में ही कहीं कोई त्यौहार चल रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से भी बहुत खास है। सोचिए, आज से 12 साल पहले 2014 में 16 मई 2014 को कुछ खास हुआ था। 2014 में इसी दिन लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आए थे। परसों बाद हिंदुस्तान में एक मुस्तहकम और मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत बनने का सफर तय हुआ था।
पूरी दुनिया अभी भारत की पहचान मोदी जी ने दिया है हमको एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट मोदी जी। इसी दौरान ब्रिक्स ग्रुप के रुकन ममालिक जिनमें ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं के वज़राए ख़ारजा जुमे के रोज़ दो रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बताई जा रही है। खबर साइदारे रॉयटर्स के मुताबिक नई दिल्ली में होने वाले इजलास के इख्तिताम पर मेज़बान मुल्क इंडिया ने मुश्तरका बयान की बजाय एक सदारती एलामिया जारी किया जिसमें इख्तलाफात की निशानदही की गई है। ईरान ने उभरती हुई मईशतों के इस इत्तेहाद यानी ब्रिक्स से मुतालबा किया था कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग की मजम्मत करे, जबकि अमेरिका की इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान ने अपने खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। इंडिया की जानिब से जारी बयान और इजलास की दस्तावेज में कहा गया कि मगरबी एशिया और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बास रुकन ममालिक के दरमियान मौक़िफ़ में इख्तलाफ पाया गया है। बयान के मुताबिक इन आरा में जल्द अज जल्द बहरान के हल, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत और खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम जैसे नुकात शामिल थे। लुबनान की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के जनूबी कस्बे हारूफ पर एक इसराइली फिजाई हमले में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 3 पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि हमले में सिविल डिफेंस के एक मरकज को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक और इमदादी कारकुन शदीद जख्मी हुआ। ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद इसराइल और लुबनान ने 45 रोज़ा जंग बंदी में तोसी पर इतफाक किया है। इस पेशरफ्त का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन, सरहदी सलामती और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाना है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि जून में सियासी मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे, जबकि 29 मई को पेंटागन में सिक्योरिटी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जिनमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद भी शरीक होंगे। इससे कबल भी जनूबी लेबनान में फिजाई हमलों और झड़पों का सिलसिला जारी रहा है, जिनमें मुतअद्दिद हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कशीदगी के बावजूद अमरीका उम्मीद जाहिर कर रहा है कि ये सिफारती अमल खित्ते में पायदार अमन की तरफ पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। There is nothing. This was all a shelter for the displaced. There was nothing but children, women, elderly, that's it. इसराइल ने दावा किया है कि उसने गजा सिटी में एक फजाई हमले के दौरान हमास के एक अहम लीडर इज़्ज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है, जिन्हें इसराइली हुकाम ने 7 अक्टूबर के हमलों के मंसूबा साजों में से एक करार दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने मुश्तरका बयान में कहा कि अल हद्दाद हज़ारों इसराइली शहरियों और फौजियों के कत्ल, अगवा और ज़ख्मी होने के जिम्मेदार थे। ताहम हमास ने ताहाल उनकी हलाकत की ना तस्दीक की है और ना ही तरदीद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गजा सिटी के वस्त में वाक़ एक रिहायशी इमारत को बेक वक्त मुख्तलिफ सिमतों से दागे गए 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी ज़राए के मुताबिक हमले के बाद एक गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, जिसमें मुबैना तौर पर शदीद जख्मी अल हद्दाद को मुंतकिल किया जा रहा था। इस दूसरी कार्रवाई में 3 मजीद अफराद हलाक हुए। इमदादी टीमों को मलबे तले दबे अफराद को निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि इसराइली सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कार्रवाई कामयाब रही है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में इसराइली फिजाई हमले और झड़पें जारी हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग ने एनर्जी सप्लाई को आलमी सियासत का सबसे अहम मसला बना दिया है। इसकी वजह से बहुत से ममालिक अपनी तवानाई की हिफाजत और इसे मजबूत करने के तरीकों पर अब गौर कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि तवानाई के शोबे में ताकतवर होना किसी मुल्क के सियासी असर व रसूख को कैसे बढ़ाता है। क्रिस सीथाक की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रफाकत अली। मशरक़ वस्ता की जंग ने एनर्जी सिक्योरिटी को आलमी सियासत का सबसे अहम मसला बना दिया है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के दौरान आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने साबित किया है कि एनर्जी की सप्लाई कितनी खतरे में पड़ सकती है।
ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کو جنگ اور تنازعات میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد دشمن کی معیشت کو نقصان پہنچانا اور ان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ حکومتوں کے لیے انرجی سیکیورٹی کا مطلب صرف فیول یا بجلی کا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے اور اسے کون روک سکتا ہے۔ آپ کی سپلائی جتنی محفوظ ہوگی، آپ قیمتوں میں اضافے اور دوسرے ممالک پر انحصار سے اتنے ہی محفوظ رہیں گے۔ کم مدت کے لیے اہم بات یہ ہے کہ انرجی دستیاب ہو اور قیمتیں زیادہ نہ بڑھیں۔ طویل مدت کے لیے سوال یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی تیل اور گیس چھوڑ کر رینیویبلز کی طرف جاتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے تیل اور گیس عالمی سیاست میں طاقت کا ذریعہ رہے ہیں۔ امریکہ خود بہت زیادہ تیل اور گیس پیدا کرتا ہے، لیکن وہ دوسرے ممالک سے بھی فیول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انرجی کی سپلائی کو اپنی ترجیح بنا رکھا ہے۔ بڑی تیل کمپنیاں وینیزویلا جا رہی ہیں اور وہاں جگہوں کا انتخاب کر رہی ہیں۔ وہ وینیزویلا اور امریکہ کے لیے بہت دولت لائیں گی اور تیل کمپنیوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ امریکہ دنیا میں تیل اور گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اس لیے وہ انرجی سیکیورٹی کے معاملے میں بہت اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑا سوال ہوگا کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو وہ اس سے کیسے کنٹرول کریں گے۔ دوسری طرف چین انرجی کی بدلتی ہوئی دنیا کی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ اب بھی کوئلہ اور تیل استعمال کرتا ہے، لیکن وہ سولر پینلز اور بیٹریوں جیسی نئی ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے ہے۔ اس سے چین کو اپنے ملک میں بھی فائدہ ہوا ہے اور دنیا میں بھی اس کا اثر و رسوخ بڑھا ہے۔ چین کے اندر اس سے معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ معاشی ترقی اور سیاسی طاقت کا ذریعہ ہے۔ جو ممالک تیل اور گیس کی غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہیں، چین انہیں نئی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یورپ نے بھی انرجی کے متبادل ذرائع پر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یورپ نے روسی گیس پہ اپنا انحصار کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے ان کی سیکیورٹی تو بڑھی ہے، لیکن یہ ایک مشکل اور مہنگا عمل ہے۔ یورپ کے پاس ایک طویل المدتی منصوبہ ہے۔ وہ اپنی معیشت سے کاربن کے عنصر کو ختم کرے اور وہ تیل اور گیس پر انحصار ختم کرے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ فی الحال یورپ کو انرجی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ دنیا میں انرجی کا نظام بدل رہا ہے، کیونکہ ہر ملک بجلی اور فیول کے لیے دوسروں پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے، لیکن زیادہ اخراجات اور محدود وسائل کی وجہ سے یہ تبدیلی سست اور مشکل ہے۔ اس لیے فی الحال طاقت بھی انہی کے پاس ہے جن کے قبضے میں توانائی کے ذرائع ہیں۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں لگ پاس کے مقام پر محکمہ کسٹمز کے گودام میں لگنے والی خوفناک آگ نے اربوں روپے مالیت کی گاڑیوں، پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر غیر ملکی سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فائر بریگیڈز اور پی ڈی ایم اے کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ اس پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگ گئے، جبکہ ایل پی جی ٹینکروں کے دھماکوں سے 35 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق 200 سے زائد نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جل گئی ہیں۔ 10 مئی کو گودام میں لگنے والی اس خوفناک آگ کی بعض گشت بلوچستان اسمبلی میں بھی سنائی دی، جہاں اپوزیشن ارکان نے دعویٰ کیا کہ یہ آگ حادثہ نہیں بلکہ لگائی گئی ہے۔ بعض ارکان نے الزام عائد کیا کہ گاڑیوں کی مبینہ چوری چھپانے کے لیے گودام کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب حال ہی میں کسٹمز کوئٹہ میں 60 کروڑ روپے مالیت کی 450 کلو گرام چاندی کو سیسے سے تبدیل کرنے کا سکینڈل بھی سامنے آیا تھا۔ کسٹمز حکام نے مقدمہ درج کرتے ہوئے دہشت گردی یا منظم جرائم پیشہ عناصر کے ملوث ہونے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا ہے، جبکہ آگ کے بعد گودام میں لوٹ مار کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع مستونگ میں نامعلوم مسلح افراد نے دھماکہ خیز مواد سے ایک پل کو نقصان پہنچانے کے علاوہ 4 گاڑیوں کو نظر آتش کیا ہے۔ ایک سینئر سرکاری اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے جمعے کے روز آباد کے علاقے میں کوئٹہ تفتان شاہراہ پر ایک پل کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے اڑانے کی کوشش کی تھی۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی پانی پر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچا ہے؟
ये ख्याल गैर मामूली जरूर है, लेकिन डच सेलर साने बास्ट ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने शौहर के साथ अपनी तमाम जायदाद और सामान फरोख्त किया और कश्ती पर दुनिया के सफर के लिए रवाना हो गए। इस सफर के दौरान उन्होंने बामकसद जिंदगी की तलाश में समंदर अबूर किए, तूफानों का सामना किया। पानी पर जिंदगी गुजारने का उनका तजर्बा कैसा रहा, जानिए खुद उन्हीं की ज़बानी। जब मैं खुले समंदर में होती हूँ और हम कश्ती रानी या सेलिंग कर रहे होते हैं तो मुझे आज़ादी का एहसास होता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ क्योंकि हमेशा नई चीज़ों का पता चलता है, जैसे लहरों में पैटर्न और सेलिंग के नए ट्रिक्स और समंदर में नए जानवर। मुझे एहसास होता है कि कुछ हासिल किया है, हालांकि हम कुछ तफरीही काम ही कर रहे होते हैं। मैं साने बास्ट हूँ और मैं अपनी कश्ती स्वान 65 इलियोस पर अपने शौहर मरायन और कुछ मेहमानों के साथ कैरिबियन का सफ़र कर रही हूँ। मैंने अमली तौर पर तकरीबन अपनी पूरी बालिग ज़िंदगी कश्तियों में रहते और काम करते हुए गुजारी है। मैंने इस दौरान एक घर में रहने की कोशिश भी की, लेकिन फिर महसूस किया कि ये वाकई मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं वाकई में कश्ती रानी से मोहब्बत करती हूँ। मुझे पानी पर रहना पसंद है, मुझे बाहर रहना बहुत पसंद है, मुझे जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना पसंद है। पिछले 5 साल से मैं ट्रॉपिक्स में रह रही हूँ, जो मेरे लिए और भी हैरत अंगेज़ है क्योंकि आप हमेशा सिर्फ शॉर्ट्स और शर्ट पहन सकते हैं और बस। और ये मुझे ज़्यादा पुरसुकून महसूस होता है और शायद थोड़ा सा ज़्यादा खुशकुन भी, क्योंकि जब आबो हवा अच्छी हो तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान लगती है। मैं और मेरे शौहर मुस्तकिल तौर पर कश्ती पर रहते हैं और हमारे लिए यही ज़िंदगी है। मैं इसका किसी और तरह से तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बहुत सी कश्तियाँ स्टार्ट लाइन पर बेहतरीन पोजीशन हासिल करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हम खुशकिस्मत रहे और न सिर्फ किस्मत बल्कि अपने हुनरमंद कप्तान की वजह से भी हम अच्छी पोजीशन में थे। सो हमने बहुत अच्छा आगाज़ किया और फिर एक लंबी डाउन विंड सेल या ब्रॉड चिल जिसमें उतनी हवा नहीं थी। सो मजमूई तौर पर हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए और आज दूसरे नंबर पर आए, जो बहुत अच्छा था। तवील क्रॉसिंग का मेरा पहला तजुर्बा उस वक्त हुआ जब मैं 20 की दहाई के वस्त में थी। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल और कदरे डरा देने वाला भी था, लेकिन ये मेरे लिए अब तक की सबसे खूबसूरत क्रॉसिंग भी थी क्योंकि हम लहरों पर सर्फिंग कर रहे थे जहाँ पानी कश्ती के दोनों तरफ से हमारे ऊपर पड़ रहा था और ऐसा महसूस हुआ कि समंदर हमारे लिए दरमियान से खुल गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बाइबल में है। और हमने रात में कौसे क़ज़ा भी देखी, बिल्कुल उसी तरह जैसे चांद से आई हो। और हमने 200 डॉल्फिन्स भी देखी, 200 डॉल्फिन्स का एक झुंड जो उन बड़ी लहरों पर खेल कूद कर रहा था। मैं अब भी समझती हूँ कि वो सबसे खूबसूरत क्रॉसिंग थी, हालांकि वो बहुत मुश्किल भी थी। तो शायद ये जिंदगी का एक सबक भी है कि आप जो मुश्किल तरीन काम करते हैं वो सबसे यादगार भी होते हैं। सामीन, खरबूजे के ऊपर पानी ना पीना और तरबूज को खाली पेट खाने के मशवरे यकीनन कभी ना कभी आपने भी सुने होंगे, लेकिन क्या वाकई गर्मी का तोड़ समझे जाने वाले और विटामिन्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर इन फलों को खाने के कुछ नुकसानात हैं या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आसिया अंसर और नैयर अब्बास ने चंद तिब्बी माहिरीन से राब्ता किया है। खाने के फौरन बाद तरबूज खाए तो हैजा हो जाएगा। खरबूजे के ऊपर पानी नहीं पिए वरना डायरिया हो जाएगा। इतना लाल तरबूज, यकीनन इंजेक्शन लगा के सुर्ख किया होगा। मौसम गर्मा के फलों खुसूसन मेलन फैमिली से मुतालिक इस किस्म के जुमले यकीनन आपने भी सुने होंगे। तो क्या ये महज मफरूज़े हैं या इनका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? यही सवालात हमने रखे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और माहिर ग़िज़ाइयत के सामने। माहिरीन के मुताबिक ये सब बातें महज गलतफहमी पर मबनी मफरूज़े हैं, लेकिन क्योंकि गर्मियों के इन फलों में पानी और फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है तो ऐसा हो सकता है कि ये खाने से स्टूल यानी पखाना कुछ नरम हो जाए और बाज लोग इस कैफियत को डायरिया समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ सॉफ्ट स्टूल होता है और ऐन मुमकिन है कि अगर हम कोई भी फल बगैर धोए या गंदे हाथों से खा लें तो उससे हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएं।
माहिरीन के मुताबिक ये ज्यादा बेहतर है कि कोई भी फल खाने के बाद या खाना खाने के बाद भी पानी फौरन नहीं बल्कि थोड़े वक्फे से पिया जाए। अगर हम खरबूजा या तरबूज या कोई भी ऐसा फल खाने के बाद पानी ज्यादा मिकदार में पीते हैं तो इससे हमारे मैदे में मौजूद पीएच का तवाजुन बिगड़ जाता है। इसका एक जवाब तो ये है कि स्नैक्स टाइम या दो खानों के बीच में हल्की हल्की भूख। फल खाने का सबसे बेहतरीन वक्त वो है जब आपको खाना खाए हुए 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका हो और आपका मैदा पूरी तरह खाली भी ना हो, आपके मैदे में पहले से मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स भी हजम हो चुके हों। फल की एक सर्विंग का मतलब है एक दरमियाने साइज का फल। सेब, केला, आड़ू, अमरूद और माल्टा इस नौयत के फलों की एक सर्विंग एक पूरा फल है। लेकिन अगर बात करें हम अंगूर और बेरीज जैसे छोटे फ्रूट्स की या फिर तरबूज और खरबूजे जैसे भारी भरकम फलों की, इनको एक प्याले में लेना ही एक सर्विंग तस्वर होगी। बहुत हुआ तो 2 ले लें, लेकिन इससे ज्यादा हरगिज नहीं। इस सवाल का जवाब हमें मिला कंज्यूमर सॉलिडारिटी सिस्टम से, जिनका ये कहना है कि जो भी चीज एयर टाइट हो उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती। अगर ये समझा जाए कि तरबूज को सिरिंज या इंजेक्शन के जरिए टीका लगा के लाल कर दिया जाएगा और वो गाहक तक सही सलामत भी पहुंच जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर अरबों रुपए का मंसूबा, सालों की ताखीर और शहरियों की खत्म ना होने वाली परेशानी। यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि रेड लाइन मंसूबा आखिर कब मुकम्मल होगा। रियाज सोहेल और मोहम्मद नबील ने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। नीपा से यहाँ तक गुलिस्तान जोहर तक गए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, टिक 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 करके। इतनी मंसूबे दी है। गेट से हम लोग अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकते, और अगर निकालते हैं तो हमारे सस्पेंशन की ऐसी की तैसी है। रोड इतने खराब हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखें, कराची यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरने वाली इसी सड़क को यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है। कराची यूनिवर्सिटी के बराबर में एनएडी यूनिवर्सिटी है और इसके पीछे दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी वाक़ हैं, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो तालिब इल्म हैं आते हैं और इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। बीआरटी की तामीर की वजह से इनकी आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और यूनिवर्सिटी पहुँचने में ताख़ीर होती है। ये सड़क आगे मौसमिया तक जाती है, जहाँ पर मेमन अस्पताल, किरण अस्पताल और दीगर अस्पतालें वाक़ हैं। वहाँ पर जो लोगों की आमदोरफ्त भी मुतासिर होती है, क्योंकि इसी सड़क पर कई मकामात पर कट दिए गए हैं या अभी ज़ेर तामीर हैं और लोग अस्पतालों तक वक्त पर पहुंच नहीं पाते। बीआरटी रेड लाइन जो शहर के मुस्तकबिल की उम्मीद थी, आज ताखीर, धूल और ट्रैफिक की अलामत बन गई है। धूल मट्टी की वजह से भी कुछ कस्टमर नहीं आ रहे कि जैसे बाहर नहीं बैठ रहे हैं ये, और अल्लाह आपका भला करे। रोड की वजह से आधा होटल भी गया हुआ है, हालांकि ये जो हिस्सा था किचन टूट गया है, अभी दूसरा वगैरह बनवाया है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। यूनिवर्सिटी रोड के किनारे कायम सैकड़ों कारोबार इस मंसूबे की जद में आ चुके हैं। कई दुकानें बंद हुई, कई लोगों की आमदनी आधी रह गई। ये टूटा हुआ है लेकिन टाइम लगता है, रश भी हो जाती है। रोड का भी इधर चला रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। और 2021 से चल रहा है, 26 भी खत्म होने वाला है, अभी तक ये काम हमारा फाइनल नहीं हुआ है। बारिश के दौरान जो गड्ढे खोटे हुए हैं ना, सारा पानी इसमें निकल जाता है, फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। एक के बस मसले के बाद दूसरे मसले भी खड़े हो जाते हैं। आप यकीन करें कि 2-2 गाड़ियां घर में जाम पड़ी हुई हैं। इसको बनाने में इनको इतना क्या मसला है कि इतना अरसा लगा दिया है। हमारा टाइम भी जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आधा घंटा हम इधर ही लेट हो जाते हैं। नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप यकीन करें थोड़ा दूर जाते हैं, नमाज पढ़ने टाइम पे जा नहीं सकते। बीआरटी की तामीर के दौरान सड़कें तो मुतासिर हुई, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की जो ड्रेनेज लाइन है वो टूट चुकी है, और जिसकी वजह से जो ड्रेनेज का पानी है उसकी निकासी नहीं हो रही। उसके साथ ही जो पानी की लाइन है और गैस की लाइनें भी मुतासिर हुई, और यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी और गैस की सप्लाई में जो तातुल आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ड्रेनेज लाइन मुतासिर होने की वजह से जो उनके घरों का निकासी आब का निज़ाम है वो मुतासिर हो रहा है, और उनका पड़ोस और घरों में अभी तक पानी जमा है। मगर सवाल यह है कि मंसूबा इतनी ताखीर का शिकार क्यों हुआ। माहिरीन के मुताबिक कई जगहों पर इन लाइनों के नक्शे भी दस्तयाब नहीं थे। इसका एक तो ये रीज़न है कि हमारे जो डिले हुआ है उसमें ये
ڈفرینٹ اداروں کی کوآرڈینیشن وہ نظر آتی ہے ہمیں اپیرنٹلی کہ جو ایک بہت بڑا ریزن تھا اس کی ڈیلیز کا. ابھی کم از کم 5 سے 6 ادارے بنتے ہیں. اس میں واٹر ظاہر KWSC ہے جو اپنا واٹر اور سیویج کو دیکھتے ہیں, اس کی میجر لائن گزرتی ہیں یہاں سے. پھر آپ کا KE ہے کے الیکٹرک, اس کی بہت بڑی ہائی ٹینشن یہاں سے وہ گزرتا ہے انفراسٹرکچر. اسی طرح ہمارے اس میں کوریڈور میں جو ہے اس سے ریلیٹڈ مطلب گیس سے ریلیٹڈ اور پھر ٹیلی کام, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا, کوئی میپنگ نہیں ہوتی, تو ہم ہٹ اینڈ ٹرائی پہ تو یہ زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں اداروں کے پاس کہ ہمارا سرٹن ٹائپ آف انفراسٹرکچر یہاں سے گزر رہا ہے. منصوبے کی ابتدائی لاگت تقریباً $490 ملین تھی, مگر روپے کی قدر میں کمی, مہنگائی اور تعمیراتی اخراجات میں اضافے کے بعد یہ لاگت اب 100 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے. جو چینج آیا ہے وہ تقریباً $10-15 ملین کا آیا ہے کانٹریکٹس ویریشن. اس میں ظاہر ہے انفلیشن کا فیکٹر تھا, لیکن ہوا یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو روپی ڈی ویلیویشن ہے وہ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہے, کم از کم ڈبل ہو گئی. خیال ہے جب یہ آپریشنل چیزیں جب پروکیور کی جائیں گی نا, یہ ڈبل سے اوپر چلا جائے گا معاملہ. یعنی کہ 78 بلین کو آپ کر لیں ڈبل 150 بلین تک ٹچ کر رہا ہوگا جب کمپلیٹ کر رہا ہوگا پروجیکٹ, یا اس سے بھی اوپر میری ازمپشن ہے. 180 روپیز کا تھا جب یہ کانٹریکٹ ہوا تھا ڈالر, اب ہو گیا 300 سم تھنگ جو بھی اس وقت ڈالر ریٹ ہے. تو آپ سوچیں کہ جب بسز پروکیور ہو رہی ہوں گی اگلے 2 سال بعد 1.5 سال بعد, تو یہ ہو سکتا ہے 400 پہ چلا جائے ڈالر. تو روپی امپیکٹ میں بہت زیادہ ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے. سندھ حکومت نے سست روی کا الزام عائد کرتے ہوئے لاٹ 2 کا کانٹریکٹ منسوخ کر دیا. اب مکس ٹریفک لائن اور ڈرینیج کا کام FW کے حوالے کیا گیا ہے. قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی سرکاری ادارے کے ساتھ آپ انگیج کریں گے تو اس سرکاری ادارے کے ساتھ آپ کو پروکیورمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے سندھ حکومت نے بیکاز ٹارگٹ یہ تھا کہ فوری ریلیف کراچی والوں کو دینی ہے, ان لاکھوں افراد کو جو وہ سڑک استعمال کرتے ہیں, فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سرکاری کمپنی یعنی کہ FWO سے ہم مکس ٹریفک لین اور جو ڈرینیج کا کام ہے وہ کریں, BRT والا کام نہ کرایا جائے. وہ ورک ان کو اوارڈ کر دیے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 10 روز ہوئے ہیں ان کو کام دیے ہوئے. کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے, ڈرین کے اوپر بھی سائملٹینیسلی کام ہو رہا ہے, اور سڑک کو وائڈ کرنے کے لیے اور سڑک کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام چل رہا ہے. ٹارگٹ جو کٹ آف ہے ہمارا غالباً 31 جولائی کا ہے, جب تک یہ سارا کام کو مکمل کر لیا جائے گا. نمائش چورنگی سے شروع ہونے والی BRT کراچی یونیورسٹی, موسمیات اور اس کے بعد کینٹ سے ہوتی ہوئی ماڈل کالونی پہنچے گی, اور ماڈل کالونی سے یہاں پہ ملیر ہارٹ آئے گی جو اس کا آخری سٹاپ ہوگا. ابھی ہم نے جو یہ وزٹ کیا ہے اس میں ملیر کینٹ سے لے کر ملیر ہارٹ تک ہمیں کہیں پہ بھی کوئی تعمیرات نظر نہیں آ رہی, نہ ہی کوئی سٹاپ نظر آ رہا ہے. یہ نمائش چورنگی سے لے کر جو ملیر ہارٹ کا 26 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے جو BRT نے طے کرنا ہے. حکام کے مطابق مکس ٹریفک لائن جلد بحال کر دی جائے گی, لیکن اصل BRT منصوبہ اب بھی کئی مراحل سے گزرنا باقی ہے. اسٹیشنز, بسیں, IT سسٹم, عملے کی تربیت, سب کچھ ابھی ہونا باقی ہے. یہ اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ 2 سال 2.5 سال میں بن جاتا ہے اسموتھلی, اس کے بعد پھر اس کی بسز کی پروکیورمنٹ, اس کا پورا ایک ٹریننگ پیریڈ, اس کی پوری ایک ٹیسٹنگ اور ٹرائل کا پیریڈ ہوتا ہے, اور پھر ہیومن ریسورس پہ اور کانٹریکٹرس کو جو جنہوں نے چلانا ہے یہ بسز, ان کا ایک پروسیس ہوگا ہائرنگ کا, ان کی ٹریننگ کا. تو اٹ کین ٹیک اپ ٹو, میرا اپنا ازمپشن ہے, ظاہر ہم تو ایک انالیسس ہی رکھ سکتے ہیں سامنے. I think it can go up to 3-4 years. BRT منصوبے میں تاخیر ہوگی, اس کی تائید کراچی کے میئر مرتضی وہاب بھی کرتے ہیں. BRT دیکھیں ابھی تو بڑا کام اس کے اندر ہونا ہے, بسز آئیں گی, it will take time, لیکن BRT سے زیادہ لوگوں کو تکلیف اس وقت ان لوگوں کو ہے جو نیپا کے رش میں پھنستے ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کو ریزالو کرنے میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. ہوپ فلی جو ٹائم لائنز ہم نے طے کیے ہیں ان ٹائم لائنز کو انشاءاللہ اچیو کیا جائے گا. ریڈ لائن کو پاکستان کا پہلا ماحول دوست BRT منصوبہ قرار دیا گیا. ابتدا میں منصوبہ تھا کہ بسیں بایو گیس پر چلیں گی, مگر اب حکومت الیکٹرک بسوں کی طرف جا رہی ہے. انڈین ٹیم کے سابق کپتان ویرات کوہلی نے آئندہ برس ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے کی خواہش ظاہر کی ہے. تاہم ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی اہمیت پر سوال اٹھایا گیا تو وہ وہاں نہیں رہنا چاہیں گے. IPL فرنچائز رائل چیلنجرز بنگلور کے پوڈ کاسٹ میں ویرات کوہلی نے کہا کہ انڈین ٹیم میں اپنی جگہ کو لے کر میں چیزوں کو مزید پیچیدہ نہیں بنانا چاہتا.
अगर मुझे मुसलसल अपनी अहमियत साबित करना पड़े तो ऐसा माहौल मेरे लिए नहीं। इंटरव्यू में कोहली ने वाजे किया कि मुझे अपनी अहमियत के बारे में बार बार बदलती राय बिल्कुल पसंद नहीं। ख्याल रहे कि दुनियाई क्रिकेट के अजीम बल्लेबाजों में शुमार होने वाले कोहली अब इंडिया की जानिब से सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं। IPL के इस सीजन में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा कर रहे हैं और कई बार उनकी बैटिंग और फील्डिंग की तारीफ की गई है। 37 साल टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने IPL 2026 के 12 मैचों में 77.53 की औसत से 484 रन बनाए हैं। वो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। पहले नंबर पर हेनरी क्लासन और दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन है। कोहली को ऑरेंज कैप का मजबूत दावेदार भी समझा जा रहा है और वो RCB पॉइंट्स टेबल में 16 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। We are young. We want to create this, team for the next 6, 7, 8 years. I, in fact, looked at the times that I have been able to play Test cricket for so long. पाकिस्तानी फौज की तरफ से हाल ही में फतेह 3 क्रूज मिसाइल की रुनुमाई के बाद इसका मवाजना इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया जा रहा है। आखिर इन दोनों का मवाजना क्यों किया जा रहा है और क्या खूबियां हैं फतेह 3 की? सुनिए आज के GBC रीड्स में उमैर सलीमी की तहरीर, समरा फातिमा की ज़बानी। पाकिस्तानी फौज की तरफ से हाल ही में फतेह 3 क्रूज मिसाइल की रूनुमाई के बाद इसका मुवाजना इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया जा रहा है। ब्रह्मोस को इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा किया था। आखिर इन दोनों का मवाजना क्यों किया जा रहा है और क्या खूबियां हैं फतेह 3 में? क्या वाकई क्रूज मिसाइल्स आवाज की रफ्तार से 3 से 4 गुना ज्यादा तेज काम करती हैं? और आइंदा फौजी लड़ाइयों में क्रूज मिसाइलों का क्या किरदार होगा? ऐसे ही कई अहम सवालों के जवाब हासिल किए हैं BBC उर्दू के उमैर सलीमी ने और उनकी ये तहरीर पेश कर रही हूँ मैं समरा फातिमा। 7 मई को पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने किसी तजुर्बे के बाद जारी करदा पैगाम के बजाय फौजी तैयारियों के हवाले से मुरतब करदा तशरीही वीडियो में फतेह 3 क्रूज मिसाइल की एक तस्वीर जाहिर की थी। अगरचे ISPR की तरफ से फतेह 3 क्रूज मिसाइल की सलाहियतों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ताहम दफाई अमूर के माहिरीन की राय में ये आवाज की रफ्तार से 3 से 4 गुना तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए तैयार किया है। अगर सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाई जाए तो कई मुबस्सिरीन ने इसका मुवाजना ब्रह्मोस से किया है जिसे इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा किया था। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फतेह 3 और ब्रह्मोस में क्या बातें कॉमन हैं और अपनी सलाहियतों के एतबार से उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टोरंटो में कायम डिफेंस न्यूज़ एंड एनालिसिस ग्रुप कुआ के बानी और दफाई अमूर के मुहक्किक बिलाल हुसैन खान का कहना है कि फतेह 3 के बारे में अब तक सामने आने वाली मालूमात से ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रही है। फतेह सीरीज की मिसाइल्स तवील रेंज तक प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले रिवायती हथियार हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये कम ऊंचाई पर रहते हैं। इनमें फतेह 1 की रेंज 140 किलोमीटर जबकि फतेह 2 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। 28 अप्रैल 2026 के एक बयान में पाकिस्तानी फौज का कहना था कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए फतेह 2 मिसाइल को कामयाबी से लॉन्च किया गया है। बिलाल हुसैन बताते हैं कि अगरचे 750 किलोमीटर की रेंज वाले फतेह 4 को भी जमीन से लॉन्च किए जाने वाले क्रूज मिसाइल के तौर पर टेस्ट लॉन्च किया जा चुका है, ताहम अब फतेह 3 को बज़ाहिर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर तैयार किया गया है। वो कहते हैं कि ISPR की तरफ से जारी करदा वीडियोस और तस्वीर से ये इंदिया मिलता है कि मखसूस रामजेट इंजन की बदौलत फतेह 3 मिसाइल आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज है, जबकि तस्वीर से ये भी इशारा मिलता है कि इसका डिजाइन चीनी साख्त HD-1 मिसाइल से मिलता जुलता है। HD-1 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे 2018 में एक चीनी माइनिंग कंपनी ने पहली बार तैयार किया था। कंपनी के मुताबिक ये 2716 से 4321 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करता है, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज। चूंकि पाकिस्तान अपना अक्सर दिफाई साजो सामान चीन से दरामद करता है, तो बिलाल हुसैन खान की राय में ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने HD-1 मिसाइल को मुकामी तौर पर तैयार करने का लाइसेंस हासिल किया हो। अब सवाल ये होता है कि क्या इसका मुवाजना ब्रह्मोस से किया जा सकता है?
بلال حسین خان مزید کہتے ہیں کہ انڈین میزائل برہموس بھی آواز کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرنے کے لیے ریم جیٹ انجن استعمال کرتا ہے اور ہدف کے تعاقب کے لیے اس میں نیویگیشن کے بعض نظام نصب ہوتے ہیں۔ برہموس کی طرح HD-1 بھی زمین سے اور فضا سے لانچ کیے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈین میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برہموس میزائل پرواز کے دوران سپر سونک رفتار کے ساتھ 290 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے پرواز کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ ہدف کو خود کو بچانے کا وقت نہیں ملتا، اس کا حملہ تیز اور دنیا کی کسی بھی میزائل شکن دفاعی نظام سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برہموس ایرو اسپیس کے مطابق اس میں دشمن کے ریڈار یعنی جہازوں اور اڑتی اشیاء کے سراغ لگانے کے نظام سے بچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسے فائر اینڈ فورگیٹ یعنی چلاؤ اور بھول جاؤ کے اصول پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ہدف تک پہنچنے کے راستے کی مستقل نگرانی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف اگرچہ فتح 3 میزائل کی رینج نہیں بتائی گئی ہے، تاہم بلال حسین خان کا اندازہ ہے کہ اگر اسے چینی HD-1 میزائل کا ایکسپورٹ گریڈ مان لیں تو اس کی رینج 280 کلومیٹر ہوگی، مگر چونکہ پاکستان اس سے کہیں زیادہ رینج کی میزائلز بھی تیار کر چکا ہے تو ان کے مطابق اسے اپ گریڈ کر کے شاید 400 سے 500 کلومیٹر کی رینج تک بھی لے جایا جا سکے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جہاں تک بات گائیڈنس اور سیکر ٹیکنالوجی کی ہے تو ان میزائلوں کی صلاحیت بھی برہموس جیسی ہو سکتی ہے، کیونکہ جدید چینی ہتھیار باصلاحیت ہیں۔ ان کی رائے میں چونکہ پاکستان کے پاس میزائلوں کے ریم جیٹ اور اسکریم جیٹ انجنوں کو ڈیزائن اور ٹیسٹ کرنے کی اتنی جدید سہولیات نہیں ہیں، تو یہ قوی امکان ہے کہ اس کے لیے چین کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے متعلق 2018 میں خاصی قیاس آرائیاں ہوئی تھیں، جب چین کی ایک مائننگ کمپنی نے پاکستان کو HD-1 کی پیشکش کی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کی منتقلی ہو سکتی ہے۔ ایک اور اشارہ ان کے مطابق یہ ہے کہ فتح 3 کے لانچ سے متعلق حالیہ مناظر میں کسی ایسی لانچ وہیکل کو نہیں دکھایا جا سکتا جس کا ہمیں علم ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا اگرچہ برہموس کو مقامی طور پر تیار کر رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ریم جیٹ انجن اب بھی روس سے درآمد کیے جاتے ہوں، جبکہ فتح 3 کے کیس میں ان کے بقول امکان ہے کہ پاکستان انہیں چین سے درآمد کر رہا ہوگا اور گائیڈنس کا نظام اس نے چین کے ساتھ مل کر بنایا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آئندہ فوجی لڑائیوں میں کروز میزائلوں کا کیا کردار ہوگا۔ مئی 2025 کی 4 روزہ فوجی لڑائی میں جہاں انڈین افواج نے برہموس کے ذریعے پاکستان میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جواب میں پاکستان کی طرف آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز ISPR کے بقول فتح 1 میزائل چلا کر کیا گیا تھا۔ دفاعی امور کے ماہرین اس جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس ایسے سپر سونک کروز میزائلز ہیں جو آئندہ کی فوجی لڑائیوں کو ماضی کی لڑائیوں سے بہت مختلف بنا سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر ڈاکٹر تغرل یمین نے BBC کو بتایا کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کے برعکس کروز میزائلز ریڈار کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی ہیں اور ان کی رفتار سپر سونک ہوتی ہے، مگر ان کی رینج قدرے کم ہوتی ہے۔ وہ یوکرینی جنگ اور مشرق وسطیٰ میں جاری لڑائیوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جنگوں میں میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ برس اگست میں راکٹ فورس کے قیام کے بعد سے پاکستان کی مسلح افواج نے کئی میزائلوں کی آزمائش کی ہے۔ پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر اور دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر تغرل یمین بتاتے ہیں، راکٹ فورس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان اپنے اسٹریٹجک جوہری میزائلوں کو روایتی میزائلوں سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ میں استعمال ہونے والی روایتی میزائلوں کو الگ اسی لیے کیا گیا تاکہ فیصلہ سازی آسان اور تیز ہو سکے۔ فتح 3 میزائلوں کے استعمال سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ فتح 3 جیسے پریسیشن اسٹرائکس کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں سے دشمن کے دفاعی انفراسٹرکچر کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کی پہلی اسٹرائک یا پریمپٹیو اسٹرائک کامیاب رہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے خبر دیا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ غیر اعلانیہ دورے پر تہران میں ہیں۔ ارنا نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ محسن نقوی چند گھنٹے قبل تہران پہنچے تھے اور وہ ایران کے بعض عہدیداروں سے ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिला नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में मारूफ बरावी शायर, अदीब और उस्ताद प्रोफेसर गमखार हयात हलाक हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये वाकया नोशकी शहर के नवाई इलाके कली मैंगल के करीब पेश आया, जहां नामालूम हमलावरों ने उनको निशाना बनाया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 2026 के इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI आज़ाद जम्मू और कश्मीर की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि PTI ने अदालत आलिया के फैसले, वहीद अशरफ व दीगर बनाम इलेक्शन कमीशन व दीगर और मुतालिका इंतखाबी कवानीन की रोशनी में रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दरख्वास्त की जाँच पड़ताल के लिए एक ऑडिट अफसर मुकर्रर किया गया, जिसने के मालियाती रिकॉर्ड और अकाउंट्स का जायजा लिया है। ऑडिट रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि PTI कश्मीर की जानिब से जमा करवाई गई मालियाती तफसीलात इलेक्शन रूल्स के रूल 121 के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती।